नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा प्यार ऐसा भी। दोस्तों, कहानी को एंड तक जरूर सुने। रतनगढ़ गांव में एक बड़ा व्यापारी सुखीराम दिन ढलते ही अपने घर में दाखिल हुआ। उसके थैले में बहुत सारा नगद रुपया भी था जो वो अपनी दुकान से घर पर लाया था। घर पर पहुंचते ही उसकी बेटी मंजरी पानी का एक गिलास अभी पिता सुखीराम को थमाया था कि तभी 7-8 लोग हाथों में बंदूक लिए धड़ाधड़ उसके घर में दाखिल हो गए। उनमें से एक जो लंबा चौड़ा 6 फुट का था, उसने अपने चेहरे को काले कपड़े से ढका हुआ था और सिर पर पगड़ी बांधी हुई थी। उसने बंदूक सीधी सुखीराम की छाती पर तान दी। वो रुपयों से भरा बैग उठाने ही वाला था कि उसकी बंदूक और सुखीराम के बीच उसकी बेटी मंजरी आ गई। मंजरी ने बंदूक को पकड़कर अपनी ओर कर लिया और डाकू धर्मा को धमकाते हुए बोली, हिम्मत है तो चला मुझ पर गोली। आज तक किसी ने भी डाकू धर्मा को इस तरह से नहीं ललकारा था। धर्मा कुछ देर तक मंजरी को देखता ही रह गया। तभी उसे ना जाने क्या सूझा कि उसने अपनी बंदूक वापस खींच ली और अपने साथियों को बिना कोई लूटपाट किए ही वहां से वापस चलने का इशारा किया। तभी वो सभी डाकू अपने घोड़े पर बैठकर हवा की तरह वहां से चले गए। डकैत धर्मा पिछले 7-8 सालों से पूरे इलाके में आतंक फैला रहा था, पर धर्मा की एक बात बिल्कुल अलग थी कि उसने आज तक कभी भी किसी गरीब या किसी औरत को अपना निशाना नहीं बनाया था। उसके शिकार अक्सर बड़े बड़े जमींदार और साहूकारी होते थे जो गरीबों का खून चूसकर अपने धंधे चमका रहे थे। इसी कारण से गांव के सभी लोग धर्मा को एक अच्छा आदमी मानते थे। धर्मा के गिरोह में कुल 8 लोग ही थे और वो सभी जंगल के बीचों बीच ही रहते थे। तभी सुखीराम के घर से खाली हाथ आने के बाद गिरोह के एक साथी ने धर्मा से कहा कि हम पहली बार बिना डाका डाले ही वापस आए हैं। ऐसा क्यों किया धर्मा? धर्मा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो बस सुखीराम की लड़की मंजरी का वो निडर चेहरा ही घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी भी मंजरी उसके सामने ही खड़ी हो। शायद पहली बार धर्मा को उससे प्यार हो चुका था। गांव वालों की नजरों में धर्मा की छवि एक अच्छे आदमी की थी और इसलिए गांव का कोई भी आदमी पुलिस के पास उसकी शिकायत भी नहीं करता था और न ही उसके खिलाफ कोई गवाही देता था, बल्कि गांव में कई लोग उसके लिए मुखबरी करते थे। बल्कि वो तो गांव की हर खबर उस तक पहुंचाते थे। एक दीनू नाम का आदमी भी धर्मा को खबर पहुंचाता था और धर्मा उस पर बहुत विश्वास भी करता था। धर्मा ने दीनू के हाथों मंजरी की जानकारी लेनी चाहिए तो उसे पता लगा कि 3 दिन बाद मंजरी गांव में लगने वाले मेले में अपनी सभी सहेलियों के साथ घूमने आएगी। तभी धर्मा ने मंजरी से मिलने का मन बना लिया और मेले में भेष बदल कर चला गया। धर्मा के गिरोह में एक 20 साल का लड़का भी था जिसका नाम सीनू था। धर्मा उसे अपने छोटे भाई की तरह ही मानता था। वह भी धर्मा के हर काम के लिए हमेशा तैयार रहता था और उस दिन भी मेले में वो धर्मा के साथ ही था। वो दोनों नकली दाढ़ी मूंछों में थे। धर्मा की नजरें लगातार मंजरी को ढूंढ रही थी। तभी अचानक उसकी नजर मंजरी पर पड़ी। वो अपनी कुछ सहेलियों के साथ थी। मौका देखकर धर्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक किनारे ले गया। अभी वह चिल्लाने ही वाली थी कि धर्मा ने अपना असली चेहरा उसे दिखा दिया। जिस डकैत को देखकर बड़ों बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, मंजरी उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरी। धर्मा ने बिना वक्त गवाए मंजरी से कहा कि कल दोपहर को क्या तुम मुझे गांव वाले तालाब पर मिल सकती हो, वो भी अकेले। मंजरी ने एक बार सोचा और कहा कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ये सुनते धर्मा वहां से निकल जाता है। अगले दोपहर मंजरी तालाब पर पहुंच गई। धर्मा वहां पर पहले से ही मौजूद था और उसका साथी सीनू भी थोड़ी दूर खड़ा था। मंजरी के वहां पहुंचते ही धर्मा का पहला सवाल यही था कि क्या तुम्हें मेरे जैसे डकैत से डर नहीं लगता? लड़की होकर भी तुम बहादुर कैसे हो? मंजरी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे तुमसे डरने की क्या जरूरत है। मुझे पता है तुमने कभी भी किसी गरीब या किसी औरत को नुकसान नहीं पहुंचाया और तुम कभी किसी बेकसूर को परेशान नहीं करते। जहाँ तक मुझे पता है तुम एक भले डकैत हो। तभी मंजरी ने पूछा कि तुम मेरे पिता को उस दिन क्यों लूटना चाहते थे? वह तो एक भले इंसान है। धर्मा ने जवाब दिया, तुम्हारे पिता भले इंसान नहीं हैं, बल्कि एक खून चूसने वाले साहूकार हैं। तुम तो मुझे कुछ पढ़ी लिखी और समझदार लगती हो। एक बार अपने पिता के बही खाते देख लेना, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। खैर छोड़ो, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मंजरी, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और पता नहीं क्यों तुम मुझे हर जगह नजर आ रही हो। तुम्हारे बिना मेरा मन ही नहीं लगता।
मुझे तुमसे बेहद प्यार हो चुका है, क्या तुम मुझ जैसे डकैत से शादी करोगी? धर्मा के मुंह से ये बात सुनकर मंजरी एकदम चौंक गई। मंजरी को धर्मा बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि एक डाकू उससे प्यार का इजहार करेगा। लेकिन धर्मा आज डाकू कम एक आशिक ज्यादा लग रहा था, और आज वो डाकू के भेष में नहीं बल्कि एक सीधा साधा इंसान बनकर आया था। वाकई में आज धर्मा बहुत सुंदर और अच्छा लग रहा था, और पहली बार किसी ने मंजरी से अपने प्यार का इजहार किया था। इस बात से मंजरी बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसके दिल में भी कुछ कुछ होने लगा। तभी मंजरी ने धर्मा से कहा कि तुम एक भले और अच्छे इंसान हो, मगर हो तो एक डकैत ही, और एक डकैत से मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ? बुरा मत मानना धर्मा, तुम्हारे इस रूप से मैं शादी नहीं कर सकती। धर्मा ने भी बिना देर किए ही जवाब दिया, अगर मैं डकैती छोड़ दूं तो मंजरी ने कहा, अगर तुम डकैती छोड़ दो तो मैं तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ। धर्मा ने मंजरी का हाथ पकड़कर कहा कि ठीक है, मैं जल्दी कोई फैसला लेकर तुम्हें बताऊंगा। तुम आज से तीसरे दिन मुझे यहीं तालाब पर मिलना। ये कहकर धर्मा उदास होकर वहां से चला गया। मगर जैसे उसने मंजरी का हाथ पकड़ा, न जाने उसे बड़ा ही अजीब सा ही फील हुआ, जैसे उसके तन बदन में एक अलग सा ही करंट सा लगा हो। अब शायद मंजरी के दिल में धर्मा के लिए जगह बन चुकी थी। वापस आकर धर्मा ने किसी भी नए डाके की योजना नहीं बनाई, और वो सबसे डकैत छोड़ने के लिए कहने लगा। उसके गिरोह के सभी लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि धर्मा तो प्रेम के चक्कर में पड़ गया, और अब अपने गिरोह का क्या होगा। लेकिन सीनू धर्मा के साथ ही था। सीनू का गांव पास में ही था, और उसके घर में सिर्फ उसकी माँ अकेली रहती थी। तभी सीनू कहता है कि धर्मा, डकैत छोड़ने की खुशी में चलो आज रात का खाना मेरी माँ के साथ खाएंगे। और वो दोनों ही उसके घर चले गए। सीनू ने जब अपनी माँ को धर्मा और मंजरी के प्यार के बारे में बताया तो वह बहुत खुश हो गई, और धर्मा से कहने लगी कि तुम जल्दी ही सीनू को भी इस नरक से निकालो ताकि उसका भी घर बस सके। इस बात से सीनू भी खुश हो गया, और फिर तीनों ही हंसने लगे। खाना खाकर दोनों ही वापस अपने डेरे पर चले गए। धर्मा डकैती का काम छोड़ने का पूरा मन बना चुका था, और उसे पता था कि इसके बदले शायद उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। पर वह तैयार था, क्योंकि मंजरी उसके रग रग में बस चुकी थी, और वो बाकी की जिंदगी उसके प्यार में ही बिताना चाहता था। अब धर्मा और मंजरी तालाब के पास दोबारा मिलते हैं, और वो मंजरी से कहता है कि मंजरी, आज से मैंने डकैत पूरी तरह से छोड़ दी है। इस बात से मंजरी बहुत खुश हो जाती है, और वो एक मनचली लड़की की तरह धर्मा के सीने से लिपट जाती है, और वो कहती है, धर्मा, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, और तुमने डकैत छोड़कर अच्छा किया, क्योंकि मैं भी अब तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। पहली बार मुझे भी प्यार हुआ है। दोनों का प्यार अब बढ़ता जा रहा था, और अब रोज ही वो दोनों कहीं ना कहीं मिलने लगे। मंजरी धर्मा को अब पूरी तरह से अपना मान चुकी थी, यहाँ तक कि धर्मा ने एक मंदिर में मंजरी की मांग भी भर दी थी। दोनों बहुत खुश थे। समय बीतता गया। एक दिन मंजरी ने पूछा कि धर्मा, तुम इतने अच्छे इंसान हो, फिर तुम डकैत क्यों बन गए थे? तब धर्मा ने कहा कि एक बुरे जमींदार के पास मेरे पिता मजदूरी करते थे। उस जमींदार के पास मजदूरी करते करते मेरे पिता की मौत हो गई, और माँ भी उस सदमे में चल बसी। फिर मुझे पता लगा कि उस जमींदार ने झूठ की बुनियाद पर मेरे ईमानदार पिता को फंसवा दिया था। बस उस जमींदार से बदला लेने के लिए मैंने बंदूक उठा ली। उसके बाद मैं बंदूक कभी नहीं छोड़ पाया। फिर तुम मुझे मिल गई, और मेरे जीने की इच्छा फिर से जाग गई। एक दिन अचानक मंजरी के पिता को भनक लग गई कि उनकी बेटी धर्मा के प्यार में पड़ चुकी है। उन्होंने कोतवाली में पुलिस को खबर कर दी। 2 दिन बाद जब फिर से मंजरी और धर्मा तालाब पर मिलने पहुंचे, और जैसे धर्मा व सीनू वहां से वापस लौटने लगे, वैसे ही पुलिस ने उनको घेर लिया। वह दिन इतना मनहूस था कि पुलिस की गोलीबारी में धर्मा का साथी सीनू मारा गया। गोली सीधा सीनू के सीने को आर पार कर गई। इसके बाद एक गोली धर्मा के बाजू पर भी लग गई। धर्मा अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। उसे नहीं पता था कि सीनू मारा गया। उसे लगा कि सीनू कहीं छुप गया होगा। अब घायल धर्मा जैसे तैसे अपने डेरे पर पहुंच गया। धर्मा की ऐसी हालत देखकर उसके साथियों ने उसका इलाज तो किया, लेकिन वे सब आपस में योजना बनाने लगे कि धर्मा तो अब लड़के के प्रेम के चक्कर में पड़ गया। अगर इसे पुलिस ने पकड़ लिया तो ये हम सबको फंसवा देगा। कबीले में सामने से धर्मा को मारने की हिम्मत तो किसी में भी न थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी और तरीके से धर्मा को रास्ते से हटाना होगा। तभी धर्मा को पता लगा कि सीनू पुलिस की गोली से मारा गया, और तभी उसने सीनू के घर जाने का फैसला किया।
अपने दोस्त सीनू की मौत के बाद वह एक बार उसकी माँ से मिलना चाहता था। तो जैसे ही धर्मा सीनू की माँ के पास पहुंचा तो सीनू की माँ रोती बिलखती हुई धर्मा को दरवाजे पर ही रोक दिया और खूब रोती हुई कहने लगी कि तू ही है मेरे सीनू का हत्यारा, ना तू उस लड़की के चक्कर में पड़ता और ना ही मेरा बेटा पुलिस की गोली से मारा जाता। चला जा तू यहाँ से, एक माँ की बद्दुआ लगेगी तुझे, तू हत्यारा है मेरे बेटे का। ये सुनते ही धर्मा के सीने में मानो सैकड़ों गोलियां एक साथ धस गई हो। तभी धर्मा आंखों में आंसू लिए बिना कुछ बोले ही वहां से चला गया। तभी उसने मंजरी को तालाब पर मिलने का संदेश भिजवाया। तो जल्दी से मंजरी वहां पहुंच गई। धर्मा का सिर भारी हो रहा था और उसका सीना फटा जा रहा था, तो वह मंजरी की गोद में सिर रखकर लेट गया। धर्मा खूब रो रहा था, उसको सीनू की माँ की चीखें सुनाई दे रही थी, उसकी बद्दुआ उसका कलेजा फाड़ने को तैयार थी। धर्मा कह रहा था कि मंजरी, शायद मेरा बचना मुश्किल है, तुम किसी और से शादी कर लेना, पता नहीं मेरी सांसें क्यों रुक रही है। तो मंजरी ने मुस्कुराते हुए कहा कि धर्मा, तेरे सिवा मंजरी अब किसी और की कभी नहीं हो सकती, ये बात याद रखना। तभी धर्मा लेटे लेटे ही मंजरी को अपने सीने से लगा लेता है और उसी समय उसकी मौत हो जाती है। दरअसल जब धर्मा अपने कबीले से खाना खाकर निकला था तब उसके गिरोह के बाकी साथियों ने उसके खाने में जहर मिला दिया था ताकि वो धर्मा को रास्ते से हटा सके। धर्मा की मृत्यु से मानो जैसे मंजरी पर दुखों का पहाड़ टूट गया हो। वह बेतहाशा रोते रोते बेसुध सी हो गई और मंजरी ने भी धर्मा के साथ ही अपनी सांसें तोड़ दी और चल दी उसी के साथ उसकी दीवानी बनकर।